स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 पर लेकर के हाजिर हूँ सीजीपीएससी वालों के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। हमारी ये जो सीरीज चलाई जा रही है सीजीपीएससी एग्जाम के लिए चलाई जा रही है, उसमें हिंदी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको हमारे क्लास से मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि सीजीपीएससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी कराई जाती है उसका नोटिफिकेशन और टाइम रिजल्ट का सब कुछ एक निर्धारित होता है। निर्धारित समय होने के कारण आपको परीक्षा तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लगातार कंटिन्यूटी रखिए, अपनी परीक्षा को तैयारी करते रहिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। उसके बाद आप बैठ जाइए क्लास में। देखिए एग्जाम में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह हमारी ही क्लास से आएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि आप यदि पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम हूबहू उन्हीं टॉपिक को पिक करते हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब क्लास चल रही है हमारी, तो क्यों ना आप इसे अपने मित्रों तक शेयर भी करें और ख़ुद भी इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मित्रों, सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए जो होने वाला वो ये है कि यदि आप इस प्यारे से पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। वहाँ पर पीडीएफ निःशुल्क दी जाती है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाता। हमारे जितने भी क्लासेस चलती हैं सारी निःशुल्क चलती हैं। तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपने क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए। उसके अलावा हमारे चैनल पर सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी आपके वैकेंसीज आती हैं उनकी तैयारी हो रही है। यूपी पेट की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, एमपी पुलिस एग्जाम, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, ये हमारे इसका बैच देख रहे हैं आप, चल ही रही है। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हम ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं अपने क्लास पर और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों देखिए, आप थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए हमारे क्लास का, कितने बढ़िया क्वेश्चन है और कितना मेहनत किया गया है इसको तैयार करने में। ये सारे आपको आपके एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। तो आप ऐसी क्लास को शानदार तरीके से ज्वाइन करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और आप लगातार इस श्रृंखला के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी परीक्षा तक हम आपको इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि एक भी आपको परीक्षा से हमारे प्रश्न पत्र से बाहर नहीं मिलेगा और आपको मज़ा आ जाएगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं और कठिन जो विषय उनको लगता है उस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी को आसान मानकर उसे पढ़ते नहीं हैं और वही उनकी लुटिया डुबो देती है। तो मित्रों, लुटिया आपकी नहीं डूबने पाएगी, आप पढ़ेंगे हमारे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ मित्रों, 3 गुण बताए गए हैं, सत, रज और तम। तो उसी में से पूछा जा रहा है तामसिक जो गुण है, मतलब तामसिक शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। विलोम आपको बताना है, शब्द विलोम है ना। विलोम का तात्पर्य होता है उल्टा। तो तामसिक का उल्टा क्या हो जाएगा बताए, क्या सात्विक होगा, सभय अभय होगा, दृढ़ होगा या फिर सामिस। सामिस का मतलब होता है जो मांस का सेवन करता है, दृढ़ यानी जो मजबूत के साथ रहे, अभय जिसे किसी भी प्रकार का भय ना हो। तो तामसिक का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आपका सात्विक, यानी पहला ही जवाब आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए को आप देखें, यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है, आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मित्रों आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो भी टॉपिक है आपकी परीक्षा में वो सारे हमने उठाए यहाँ पर, तो आप जरूर देखें इसको। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्रों। अनाज, अनाज जिसे आप अन्न कहते हैं, गेहूँ, चावल, आटा, दाल ये सब जो होता है वो अनाज की श्रेणी में आता है। तो अनाज का एक पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर, उसे क्या कहेंगे आप, चाह कहेंगे, शस्य कहेंगे, सलिल कहेंगे, रूपा। रूपा का मतलब होता है रुपया, सलिल का मतलब होता है जल और चाह का मतलब होता है इच्छा। अब आप सस्य देखिए, सस्य से आपको याद आ रहा होगा वंदे मातरम में दी गई सस्य श्यामलाम मातरम, है ना। मतलब हमारी जो धरती है, धरती अनाज से पूरी हरी भरी दिख रही है। तो वहाँ पर सस्य जो है वो सस्य का मतलब हो जाता है अनाज। अनाज की पर्यायवाची जो है वो सस्य है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। आप देखें उसको भली भांति देखें, अच्छे प्रकार से पढ़ें और आगे बढ़ें। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना, नहीं तो आपकी लुटिया डूब जाएगी भाई। क्यों, आप गलत करके आ जाए। देखिए मंडली, मंडली में क्या है, ई लगा है कि नहीं है बताइए आप। नगरी में क्या लगा, टोकरी में क्या लगा, नाले में क्या लगा। मित्रों नाला मूल शब्द है और नाला में लग गया ई प्रत्यय, बन गई आपकी नाली। टोकरी टोकरा होता है, टोकरा में लग गया ई प्रत्यय, यहाँ बड़ी ई होना चाहिए, और टोकरा तो हो जाएगा टोकरी। मंडल होता है, मंडल में लग जाएगी बड़ी ई प्रत्यय लगने से बन जाता है, ये मंडली बन जाएगा। अब आपको बचता है नगरी। नगरी में आप देखें तो नगर जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, मूल शब्द इसका होता है नगर।
अब नगर को यदि नगरीय बनाना है तो उसमें ई ये प्रत्यय लगाना होगा। कौन सा प्रत्यय मित्रों? ई ये प्रत्यय। जब ये ई प्रत्यय लग जाएगा तब बन जाएगा नगरीय। यानी आपका जो जवाब हो जाएगा वो यही हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि शेष तीनों में ई प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि आपके नगरीय में ई ये प्रत्यय लगा हुआ, बाकी सब में सिर्फ ई प्रत्यय लगा है ना, ये वाला प्रत्यय लगा है। आप ध्यान से देखिए, तीनों में ई प्रत्यय लगा है। जो धातु के या मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें आप उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें। इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्व में जुड़ेगा जो उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। तो ये सब भी आप याद रखिए। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एकदम बढ़िया शानदार क्लास चल रही है। पहली क्लास है ये CGPSC वालों के लिए, आगे की श्रृंखला आती रहेगी। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित कौन शब्द नहीं है? इसका जवाब मैंने आपको बता दिया। देखिए, हमने वहाँ पर बताया था आपको कि ईच प्रत्यय नहीं बल्कि ई प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गांठ का पूरा एक मुहावरा होता है, गांठ का पूरा। तो आपसे पूछा जा रहा है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना, मालदार होना। मित्रों, ये सभी ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेफिक्र होना। गांठ का पूरा होने का मतलब क्या होता है? बेफिक्र होना। अब आगे बढ़िए और सही सुमेलित करना है। आजकल परीक्षा को जो ट्रेंड है वो एग्जामिनर अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रकार से। कभी कथन एवं निष्कर्ष वाले प्रश्न दे देंगे, कभी इस प्रकार से मैच करने वाले, यानी कुल मिला के उनको उद्देश्य जो होता है वो आपको उलझाना। तो आप हर तरीके से यानी हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जिससे आप उलझे ना। आपको मैच करना है। कान लगाना, कान लगाने का मतलब क्या होता है मित्रों? कान लगाना का मतलब क्या होता है? फिर कान खड़े करना का मतलब क्या होता है? आँख लगाना का मतलब क्या होता है? आँख खुलना का मतलब क्या होता है? देखिए, आँख खुलना का जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा एकदम सजग हो जाना, नहीं चौकन्ना होना हो जाएगा। आँख खुलना, देखिए कहते हैं आँख खुल गए मतलब सजग हो गए। आँख खुलना मतलब सजग हो गए। उसके बाद कान खड़े करने का मतलब होता है चौकन्ना होना। कान लगाना और आँख लगाना, कान लगाने का मतलब होता है ध्यान लगा कर। आप सुने होंगे अपने ज़िंदगी में लोग कहते हैं कान लगा कर सुनो। कान लगा कर मतलब ध्यान लगा कर सुनो। आँख लगाना यानी कि निगाह रखना किसी भी वस्तु पर। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि उसने आँख लगा रखी है, आँखें गड़ा रखी। गड़ा रखी मतलब आँख लगा रखी है, यानी निगाहें लगा रखी है एकदम। तो निगाह रखना। इस प्रकार जब आपका मैच करेंगे तो इसमें आपका जो ऑप्शन बन जाएगा सही वो क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन को आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। अब 4 में देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कान लगाना का मतलब होता है ध्यान देना। अब कान खड़े करने का मतलब हो जाता है चौकन्ना होना। आँख लगाना का मतलब हो जाएगा निगाह लग रखना, और आँख खुलना का मतलब हो जाता है सजग होना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। आप इसे टिक कर लीजिए, देख लीजिए, भली बात समझ लीजिए प्रश्न को। आप चाहे तो इसको शॉर्ट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, विचार करिए, इस पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है पहले पढ़िए उसको। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं है भाई। जो संस्कृत के शब्द आते हैं वो तत्सम हो जाते हैं। लेकिन अभी पूरा बात हमको पढ़ना है, पहले पूरा समझना अच्छा कि कहना क्या चाह रहा है ना। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है कि नहीं है, अभी बाद में इसका निर्णय करेंगे हम। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? आप बताएं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। भाई 3 कथन यहाँ दिए गए। अब इसका निष्कर्ष देखना है आपको, ऑप्शन देखना है कि सही किसके आधार पर आप करेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ करके आपको सही जवाब नहीं दे देना है, आपको तीनों ऑप्शन को पढ़ना है। फिर उसका जो आंसर दिया गया उसको भली भांति पढ़ना। देखिए आंसर क्या दिया गया, आंसर भी एकदम उलझाऊ दिया गया आपको। केवल एक सही है, क्या ऐसा है? देखिए आप, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। इस प्रकार जब आपका क्वेश्चन आता है ताकि बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो 2 और 3 है वो सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। बाकी पहला जो है वो गलत है। देखिए हमने पहले आपसे कहा था हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव नहीं होते बल्कि तत्सम होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? तत्सम ही। अगर तत्सम होता सही हो जाता। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों तो सही हैं। अब आंसर भी आप देखें, आंसर में दिया गया। अब आप सोचे 2 सही आपको लग रहा और आप यहाँ अगर 2 पर टिक कर देते आपका प्रश्न गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों सही हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना, उसके बाद जवाब देना है। नकारात्मक अंकन होने के साथ साथ आपके लिए बहुत समस्या खड़ी कर देगा कि आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा।
ऐसा विशेष ध्यान रखें आप। निम्न में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है इनका, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पौराणिक का प्राचीन होगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, उग्र का सौम्य होगा, ध्वंस का निर्माण होगा? मित्रों पौराणिक का जो होता है वो ऐतिहासिक हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आपको सारा कुछ आता ही है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते इसलिए गलत कर देते हैं। और प्राचीन का क्या हो जाएगा? नवीन हो जाता है ना। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। प्राचीन का आप अर्वाचीन लिखेंगे, ये प्राचीन का अर्वाचीन होता है, पौराणिक का ऐतिहासिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। तो आपको सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है? पौराणिक वाला जो है वो पौराणिक का ऐतिहासिक, प्राचीन का अर्वाचीन। आगे बढ़िए, आप पढ़िए, फिर से सुमेलित करना आपको। सुमेलित करना आपको, देखिए सुमेलित कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप प्रश्न वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आंसर वाला पढ़ेंगे, सुमेलित करेंगे उसको। विदेश गमन में क्या है? विदेश गमन में कौन सा समास है? देखिए मित्र, विदेश गमन यानी विदेश को गमन करने वाला, यहाँ पर आपको जाता है कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरधर यानी गिरधर किसे कहा जाता है? गिरधर, गिर यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला। तो पर्वत को किसने धारण किया था? कृष्ण भगवान ने धारण किया था। यानी दोनों ही पद यहाँ पर अप्रधान, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है जो प्रधानता धारण कर रहा है। तो ऐसे जगह पर क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी विदेश गमन में तत्पुरुष, गिरधर में बहुब्रीहि। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? देश विदेश। अब देखिए देश विदेश यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही बराबर स्थान रखते हैं, तो देश विदेश का क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। एक आपका बच जाता है, तो यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, फिर उपसर्ग होता है, या इसकी पहचान है ना मित्रों? समझ में आपको आ रहा है? तो आपका ये इस प्रकार से आपने मिलान कर लिया। आप सही जो जवाब हो जाए उसको आप दे दीजिए। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि हमने आपको मिलाकर दिखा दिया है। अब आप चलिए आगे बढ़िए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिए हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप पढ़े ध्यान से, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? साहब। देखिए बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेगा। अब साहब में आप क्या मैच करेंगे कि एकदम सटीक हो जाएगा इन चारों में से? भाई तो साहब में मेम साहब कर देंगे ना, तो मैच हो जाएगा। यानी ए का हो जाएगा 4। फिर पिता का क्या होगा? पिता का उल्टा यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा माता। हाथी का हाथिनी, सांप का सापिन, है ना। इस प्रकार से इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आप निर्धारण करेंगे, फिर आप इस आंसर को बना लेंगे। तो अपने आप सुमेलित कर लिया, तो अब ऑप्शन भी टिक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, हमने मैच करके आपको दिखा दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दबाजी में प्रश्न का जवाब जो गलत हो सकता है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि अ या अ के बाद ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता? आप बताएं इसको। यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या आई आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, कथन को पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। अब आप इसमें ये डिसाइड करें 1 या 2 सही है, केवल 2 सही है, 2 या 3 सही है, फिर केवल 3 सही है। जब आप भली भांति इसको पढ़े होंगे तब इस जवाब दे पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। मित्रों गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ये देखिए और भी आगे प्रश्नों को आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न है मित्रों। ये सारे प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे और आगे हम इसको आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। ये अब यहाँ पर इसको आप पढ़िए, पढ़ेगी तो यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई आए, हम इसको करेंगे। यानी अ धन ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। यदि अ या आ छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद ए आए तो क्या दोनों के स्थान पर आ हो जाता है? बिल्कुल हो जाएगा भाई, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आ धन आ के बाद उ या ए आए तो दोनों के आने पर नहीं होता, बल्कि आ के बाद यदि आपको छोटा उ आता है तब वो ओ हो जाएगा, है ना। लेकिन आई आ जाता है तो यहाँ नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको जो 3 दिया गया है 3 गलत है। 3 गलत तो है, लेकिन आप सही से ऑप्शन में पढ़ेंगे हम, जिसमें 3 को नहीं, वो 3 इसमें भी है, 3 इससे भी घटा देंगे। 2 अकेले सही नहीं है, 1 भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, तीसरा आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे आंसर की तरफ। मक्खी शब्द एक होता है मक्खी, मक्षिका, गाँव की भाषा में क्या कहेंगे? माछी कहते हैं ना। तो मक्खी का तत्सम बताना है आपको।
मित्रों तत्सम क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के आ गए हमारी हिंदी में, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। यानी मूल किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है वह तत्सम कहा जाता है। मक्खी तद्भव होती है। अब मक्खी का तत्सम आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर मक्षिका, सूचिका, मत्स्य, मदिरा। मदिरा से कौन वाकिफ नहीं होगा, इस सब लोग जानते हैं। मदिरा को कहते हैं शराब। मत्स्य का अर्थात होता है मछली, और सूचिका का मतलब होता है सुई होता है क्या, है ना। और इसका मक्खी का हो जाएगा मक्षिका। मच्छिका नाम अभावा नाम, है ना, सुना होगा आपने, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। लेकिन आप है पीएससी वाले तो आप इसे मतलब नहीं रखते होंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मक्खी का तत्सम जो होता है वो मक्षिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिंग संबंधी अशुद्धि ज्ञात करना है आपको। लिंग संबंधी अशुद्धि किसमें है। लोटा का लुटिया होगा, शेर का शेरनी होगा, कहार का कहारन होगा, चिड़ा का चिड़िया। लोटा जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग इसकी हो जाएगी लुटिया, कहार का कहारन हो जाएगा, चिड़ा का चिड़िया। लेकिन सिंह का शेरनी नहीं होता, बल्कि शेर का शेरनी होगा। आपने सुना होगा शेर शेरनी, सिंह सिंगनी होता है। इसलिए अशुद्धि आप देखें कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको अशुद्धि दिख जाएगी। ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी प्रश्न कुछ कठिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़े आप। लिंग संबंधी शुद्धि आपको फिर से ज्ञात करना है। इसमें शुद्धि कौन सी है। पाठक पाठिका होगा, महोदय का महोदय होगा, पंडित का पंडितायन होगा, नायक का खलनायक कहाँ से हो जाएगा भाई। नायक का तो क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा ना। नायक जिसे आप हीरो कहते हैं, तो हीरो का हीरोइन होता है, उसका स्त्रीलिंग जो होगा वो हीरोइन हो जाएगा। और यहाँ पे दे दिएगा खलनायक। खलनायक तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा। विलोम नहीं बताना था आपको, बल्कि इसमें बताना था स्त्रीलिंग बताना था। तो ये दिया नहीं गया, लेकिन आप तीनों ऑप्शन को पढ़िए। पाठक का पाठिका दिया गया, महोदय का महोदय हो गया, पंडित का पंडितायन, इसका मतलब नायक का भी नायिका ही होना चाहिए। खलनायक यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप उसे देखिए, PDF में आपको दिख भी रहा होगा, लाल कलर में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तत्सम तद्भव के असुमेली जोड़े का जो है आपको चयन करना है, पहचान करना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है दो, है ना, जहाँ पर दो हो उसे आप जोड़ा कहिए। तो जोड़े का चयन करना है आपको भाई। आश्चर्य को क्या अचंभा कहते हैं, मतलब अचंभे का तत्सम क्या आश्चर्य है। तुम यानी कि तुम, दधी यानी दुग्ध, दीप दिया। मित्रों दधी और अलग, दधी को क्या कहते हैं, दही कहते हैं, और दुग्ध को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट यदि आप कहते हैं तो हो जाता है दूध का दही। लेकिन आपसे तत्सम और तद्भव पूछा जा रहा है, इसलिए दुग्ध का जो तत्सम, दुग्ध का तद्भव होगा दूध, और दधी का तत्सम होगा दही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर से आपको पहचान करना है। तत्सम तद्भव के असुमेलित युग्मों की पहचान करना है। ही का हृदय, शत का शव, वार्ता का वात, पानीय का जल। मित्रों पानीय क्या मतलब होता है, पानी मतलब पानी होता है, तो पानीय नहीं होता है, जल होता है। जल को क्या कहते हैं आप, नीर कहते हैं ना। जल का पर्यायवाची नीर, जल, तोय, अम्बु, ये सारे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यह इसका सही सुमेलित जोड़ा नहीं है। अब आप इसे देख लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है आपको, कैसे अपने परीक्षा को आप क्रैक पर कर पाएंगे। बिल्कुल मित्रों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आपको आपकी जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो सारी उपलब्ध है। CGPSC वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, GK GS जो भी होता है, स्टैटिक्स GK, वो सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से बनी हुई जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो तत्सम तद्भव के असुमेलित जो आपका युग्म है यानी जोड़ा, उसे पहचान करना है आपको। वधु का बहु होगा क्या, वर्ष का वर्ष होगा, भगने का बहन होगा, नीर का क्षीर। बिल्कुल नहीं होगा, नीर का क्षीर नहीं होगा, बल्कि यह गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नीर क्षीर जो है नहीं होगा, नीर का क्षीर नहीं होगा। बाकी तीनों जो सही है ये गलत हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। मित्रों यह अपनी भाषा का एकमात्र इकलौता शब्द है जो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप तो इसे जान ही रहे होंगे, लेकिन नहीं जाना तो हम बता देते हैं आपको। यूनानी का है, जापानी का, फारसी का, फिर अरबी का। मित्रों ये रिक्शा जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। यह एकमात्र शब्द है जो आज तक मुझे किताबों में मिलता आया है। यदि आप जापानी भाषा के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो तुरंत आपको रिक्शा ही मिलेगा वहाँ पर, है ना। तो इस रिक्शा को आप ध्यान दीजिए, ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा है ये, है ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर से आपको यहाँ पर मैच करना है।
मैच क्या करना है मित्रों, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, कथन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर आदि क्या पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं? इसका निर्णय बाद में होगा। तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि चीनी भाषाओं के शब्द हैं। टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम और डेल्टा अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। क्या बताएं? आप इस कथन को पढ़े, फिर आप देखें इससे आपको प्रश्न का उत्तर में क्या कथन दिया गया है। केवल कथन 2 सही है, निर्धारित नहीं करेंगे, हम बताएंगे बाद में आपको। केवल कथन 2 सही है, 1, 2 एवं 3 सत्य है, केवल 3 सत्य है, 1 और 2 सत्य है। प्रत्येक कथन को पढ़िए, फिर ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद सही जवाब दीजिए क्या सही है मित्रों। तो इसमें 1 और 2 जो है वो सत्य है, तीसरा असत्य है। ध्यान से पढ़ने से ही आप प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। अब आप ये वाला पढ़ें, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको चुनना है। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि व सूर्य सभी तत्सम शब्द हैं। बिल्कुल हैं भाई, लेकिन इसे अभी पूरी तरह से आप निर्णय मत लीजिए। आग, खेत, रात, सूरज सभी तत्व शब्द हैं। पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट व खटखटाना ये देशज शब्द हैं क्या मित्रों? आप देखिए ऑप्शन को पढ़िए आप। केवल कथन 2 सही है, 1, 2 व 3 सही है, केवल कथन 3 सत्य है, सभी कथन सत्य है। मित्रों इसमें आपको जो तीनों ही कथन है वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि व सूर्य ये तत्सम है। आग, खेत, रात, सूरज सभी तद्भव हैं। पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना ये सब जो होता है हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति के विषय में किसी को कुछ पता नहीं चलता, वह देशज शब्द होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है 2, वो पूरी तरह से सत्य है, यानी तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। अब ये बताएं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ या किस आधार पर शब्द के भेद बनाए गए हैं मित्रों? शब्द को आप जानते हैं कई प्रकार से बांटा गया है, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, लिपि के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं मित्रों? 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 6 होते हैं, आप बताना है आपको। बनावट के आधार पर कितने होते हैं? इन सारे प्रश्नों का आप जवाब पा जाएंगे कहाँ पर? हमारी क्लास में लगातार श्रृंखला चल रही है। तो बनावट के आधार पर आपको जो भेद होता है वह रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़े आप। तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज या किस आधार पर शब्द के भेद बताए गए हैं? थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जवाब दे पाएंगे क्या? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, लिपि के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। बनावट के आधार पर अभी हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार यही मित्रों तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये चारों ही प्रकार पर शब्द के भेद बताए गए हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जवाब बिल्कुल आप गलती नहीं करने वाले हैं। स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करिए, स्मार्ट क्लास 77 पर आप देखेंगे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लासेस चल रही हैं, आपको लगातार मिलती रहेंगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। हम सफलता तक आपका साथ निभाएंगे। और कैसे, अब आप इस प्रश्न को पढ़िए। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए वह तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, बिना किसी परिवर्तन के, यानी सेम टू सेम, जिसे आप कहेंगे हूबहू, जो संस्कृत भाषा के में जैसे प्रचलित थे, जैसे उपयोग में आते थे, वैसे ही हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, हूबहू प्रयुक्त होने लगे, उन्हें क्या तत्सम शब्द कहते हैं। अब उपयुक्त कथन पर विचार करना है आपको। विचार क्या करना है? ऑप्शन को पढ़िए। सत्य है, असत्य निर्धारित नहीं कर सकते। तद्भव शब्दों की सही परिभाषा मित्रों, या तद्भव शब्दों की सही परिभाषा नहीं है, निर्धारित किया जा सकता है इसको, इसलिए बी सी भी गलत है। असत्य तो हो ही नहीं सकता, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए वो तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर तद्भव दिया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, तत्सम नहीं है। ध्यान से पढ़ें इसको आप। देखिए ये कथन असत्य, यदि यहाँ पर तत्सम दे दिया गया है तत्सम, तब आप इसे सत्य कह देते, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया तद्भव। अब तद्भव दे दिया गया तो इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा आपसे बार बार कहा कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से पढ़ा करिए। तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है वह स्पष्ट हो गया होगा आपको इस प्रश्न के माध्यम से। आगे बढ़े और अब आप जवाब दें अगले प्रश्न का। इंजीनियर किस भाषा का शब्द है? जी हाँ मित्रों, इंजीनियर जो है किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का या फिर फ्रांसीसी का? ये सारे ही प्रश्न बहुत ही शानदार आपको की परीक्षा में देखने के मिलने वाले हैं। तो फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है वो इंजीनियर है, और ये दिया गया है कौन सा ऑप्शन पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 3, 4, 8 या फिर 2। मित्रों उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, बनावट के आधार पर कितने होते हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल ही गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? तत्सम, देखिए तत्सम,
तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 जो है इसके प्रकार हैं, इनका भी आप नाम याद रखें। अगला है उच्चारण समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद किए गए हैं मित्रों। स्वर के कितने भेद किए गए हैं आपको बताया गया, पूछा जा रहा है। 3 भेद है, 5 भेद है, 2 है या फिर 6 है। स्वर के 3 भेद किए गए हैं, कौन कौन से हैं मित्रों। तो वो आपका ह्रस्व हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा दीर्घ, फिर आ जाएगा प्लुत। ये तीनों ही स्वर के भेद किए गए हैं, इसलिए आप इसे भी याद रखें। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम बिल्कुल सही है। अब भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना को क्या कहते हैं मित्रों। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या उसे पद विचार कहते हैं, क्या उसे लिपि कहते हैं, साहित्य कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मित्रों पद विचार नहीं कहा जाएगा। लिपि तो आप जानते हैं जो हम लिखी जाती है वो होती है, लेकिन साहित्य भी नहीं कहेंगे। आप इसे क्या कह देंगे, व्याकरण कह देंगे। व्याकरण जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी शुद्ध स्थायी रूप से पढ़ने की सुनिश्चित करने के लिए भाषा को पढ़ने जाने संबंधी के लिए जो एक नियम बनाया गया, एक योजना बनाई गई नियमबद्ध तरीके से, उसे आप क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के जवाब के रूप में। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आप फिर से आपको विचार करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना हमको। यदि अ के बाद ई, देखिए ये वाला प्रश्न अभी ऊपर हमने सॉल्व किया था, है ना, वही वाला प्रश्न रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, आपको अभ्यास होगा ज़्यादा। इसमें 1 और 2 दोनों से हो जाएगा, हमने आपको बताया था। तीसरा जो है वो गलत है, आप इसे पढ़ लीजिए, इसको शॉर्ट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, तब आप जब जान पाएंगे। और यह रहा आज का आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। और ये क्लास आपको कैसे लग रही है आप जरूर बताइए। यदि आपका मोटिवेशन हमें मिला तो हम आगे भी लगातार श्रृंखला लेकर के आते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप देखेंगे परीक्षा में आपको हूबहू हमारे क्लास से छपने वाले प्रश्न मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।